अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात करेंगे छठ पूजा की, जिसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में छठ पूजा को लेकर पवित्र नदियों और सरोवरों के किनारे घाट सजने लगे हैं। इस साल छठ की शुरुआत पूजा 17 से हो रही है और समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है और इस दिन रखा जाने वाला व्रत बेहद कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है, जो कि संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। कैसे चल रही है छठ पूजा की तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। दिवाली खत्म होते ही लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियों की शुभ शुरुआत हो चुकी है। कहीं नदियों के किनारे घाटों की साफ सफाई और रंग रोगन का काम चल रहा है, तो कहीं पूजा पाठ के साथ अस्थायी घाटों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। और तो और बाजारों में भी छठ पर्व को लेकर रौनक दिखनी शुरू हो गई है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो या मुंबई, इस महापर्व को लेकर कमोबेश माहौल एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली के आईटीओ घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छठ समिति के जो घाट हैं उन पर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों के साथ की जा रही हैं। अलग अलग टेंट और जो है वो लगाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल पाउंड जो है वो बनाए गए हैं ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आ सके तो वो उगते सूरज और ढलते सूरज को जो है वो अर्घ दे सके। 17 से लेकर 20 तारीख तक जो है वो मनाया जाएगा। लाखों श्रद्धालु जो है वो छठ घाट पर आते हैं और इस घाट पर आकर के पूजा अर्चना जो है वो करते हैं। ये यूपी का हिस्सा है और यहाँ पर बीते 19 सालों से छठ का आयोजन हो रहा है और एक समिति है जो कई सालों से छठ का आयोजन भी करती है और यहाँ पर पूरी तैयारियां भी करती है, जिसमें स्थानीय जो प्रशासन है वो भी मदद करती है। फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ तस्वीरें दिखाऊं तो आपको तस्वीरों से ये जरूर नजर आ रहा होगा कि ट्रैक्टर चलाया गया है और सफाई का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि ये घाट आम दिनों में काफी गंदा हो जाता है, तो इसलिए फिलहाल यहाँ पर सफाई का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर पीछे आपकी नजर जाए तो आप देखेंगे कि अब टेंट लगाने का काम भी शुरू होने वाला है, क्योंकि छठ के अगर काउंटडाउन की बात करें तो छठ बिल्कुल नजदीक आ गया है। 4 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें अब ये कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे बाकी है। छठ का ये पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाए खाए से शुरू होता है। ऐसे में इस साल इस पर्व की शुरुआत 17 नवंबर को नहाए खाए से होगी। इस दिन सूर्योदय यानी 6:45 पर होगा और सूर्यास्त 5:27 पर होगा। वहीं खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। इस साल खरना 18 नवंबर को होगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन सबसे अहम होता है। इस दिन संध्या अर्घ्य होता है और इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ऐसे में इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। 19 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। तो वहीं चौथा दिन यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होगा। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और अर्घ्य देने के बाद ही 36 घंटे का व्रत समाप्त होगा। कल से हम लोग गड्ढा खोदने की तैयारी करेंगे, उसके बाद घाट बनाएंगे और उसके बाद खरना होगा, नहाए खाए है और 19 तारीख को हमारा जो है पहला अर्घ है, दूसरा अर्घ 20 तारीख को है। तो एक तरह से देखा जाए तो घर में माहौल तो दिवाली के बाद बन ही जाता है छठ पूजा का, और हर घरों में सफाई वफाई होकर के, और क्योंकि ये छठ व्रत जो है बहुत ही शुद्ध पवित्र से मनाया जाता है, तो आज से हम लोग ने एक तरह से हम लोग घर में पूरा माहौल छठ मैया का शुरू हो चुका है। उत्साह दिख रहा है, उत्साह बहुत है। छठ पूजा एक ऐसा है, देखिए पूजा है जो आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये अब पूरे हिंदुस्तान से तो ये हाल है कि सभी लोग, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर एक जगह में ये पूजा मनाया जा रहा है, और केवल ये आज के पूर्वांचल का पूजा नहीं रह गया, इस सभी धर्म और वर्ग के लोग मना रहे हैं, चाहे वो साउथ के हो चाहे वो पंजाब के हो। हर लोग छठ मैया की परंपरा ऐसी है, सूर्य भगवान का ऐसा महिमा है, इसको सभी लोग मना रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल छठ पूजा पर विशेष संयोग बन रहा है। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ्य रविवार को पड़ रहा है, जो बेहद शुभ माना जा रहा है। ये व्रत संतान, सुहाग की दीर्घायु, घर की सुख समृद्धि और उन्नति के लिए रखा जाता है।
मान्यता है कि जिस मनोकामना के साथ व्रती छठ व्रत रखेंगे वो मनोकामना जरूर पूरी होगी। और यही वजह है कि अब ये पर्व बिहार और यूपी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ लोक आस्था के इस महापर्व को मनाया जाने लगा है। दिल्ली से सुशांत मेहरा और नीतू झा के साथ मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, गुड न्यूज टुडे। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर बिहार में खास रौनक देखने को मिलती है। यहाँ पवित्र नदियों के घाटों पर बड़ी संख्या में लोग छठ व्रती सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में इन छठ व्रतियों के लिए सरकार की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, इन्हीं इंतजामों का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ छठ घाट का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान उनके साथ मौजूद अधिकारियों ने सीएम को तैयारियों की जानकारी भी तफसील से दी। छठ महापर्व की शुरुआत 17 नवंबर से होने वाली है और उस पूजा को लेकर पटना के घाटों पर अब तैयारियां जो है वो जोरों पर है। सबसे पहले हम आपको राजधानी पटना के दीघा घाट का ये नजारा दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए कि किस तरीके से छठ पूजा को लेकर घाटों को जो है वो तैयार किया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। और इस पूजा के दौरान जो घाटों पर सबसे विशेष बात का ख्याल रखा जाता है वो है बैरिकेडिंग, क्योंकि नदी जो है वो कुछ ही दूर आगे जाने के बाद गहराई ज्यादा होती है इस नदी की, जिसको लेकर बैरिकेडिंग जो है वो सबसे पहले लगाया गया। और तस्वीरें देखिए कि दीघा घाट पे हम मौजूद है और दीघा घाट पे महज 3 मीटर तक का ही जो स्पेस है वो छोड़ा गया है, जहां पर पानी में उतरकर जो व्रती हैं वो अर्घ्य देंगी। उसके बाद बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पूरे घाट पे ये बैरिकेडिंग लगा दी है। दूसरी तरफ अगर आप ये नजारा देखेंगे तो जो व्रती या फिर जो श्रद्धालु छठ महापर्व में शामिल होने दीघा घाट या जो पटना के तमाम घाटों पे पहुंचेंगे उनके लिए घाट जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो कारीगर हैं, जो लोग हैं वो अभी लगे हैं और सीढ़ियां जो है वो बनाई जा रही है। अब जो है कल से ही व्रती जो है वो यहाँ पर आने भी शुरू कर देती हैं, क्योंकि जब पूजा की जो सामान की जो तैयारी की जाती है, जो प्रसाद बनाए जाते हैं वो गंगा जल के पानी से बर्तनों को साफ किया जाता है। तो जो व्रती हैं वो आकर के यहाँ से गंगा जल भी लेकर के जाते हैं। और सबसे पहले ये नजारा देखिए जहां पर पूरे घाट को सजा दिया गया है और 17 नवंबर से इस महापर्व की शुरुआत जो है वो होने वाली है। और 17 नवंबर से शुरुआत होने के बाद 20 नवंबर को भोरे अर्घ्य के साथ सूर्य को, उगते हुए सूर्य को व्रती जब अर्घ्य देंगे उसके बाद इस पूजा का समापन होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनिकेत कुमार, GNT पटना। लोक आस्था और सूर्य उपासना के इस महापर्व के शुरू होने में अब 3 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग इस पर्व को मनाने के लिए अपने अपने घर रवाना हो रहे हैं। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो कि दिल्ली और मुंबई में रहते हैं वो ट्रेनों के जरिए अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, जिसके चलते इन दिनों रेलवे स्टेशन पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है। और इसी भीड़ को देखते हुए रेलवे की तरफ से भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। क्या कुछ है ऐसे इंतजाम, मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा बता रहे हैं। इस वक्त हम लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और छठ के पहले अपने घर जो लोग जाना चाहते हैं वो सुबह सुबह ही रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे हैं। आप देखिए यहाँ पर स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है जहां से कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो बिहार और ईस्टर्न यूपी के लिए निकलती हैं। और छठ के पहले, त्योहार से पहले हम देखते हैं कि कई स्पेशल ट्रेनें भी रेलवे की तरफ से चलाई जाती हैं और उनमें से ज्यादातर जो ट्रेनें हैं वो आनंद विहार से चलती हैं। इसीलिए बड़ी संख्या में जो लोग दिल्ली और NCR के इलाके में रहते हैं, जब वो अपने घरों की तरफ जाते हैं तो उन्हें आनंद विहार आना होता है। और इसलिए यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। आप देखिए लगातार लोगों को गाइड करते हुए यहाँ पर आपको RPF के जवान नजर आएंगे, जिनके हाथों में सीटियां हैं, वो लोगों को आगे की तरफ गाइड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बैरिकेड लगाया गया है ताकि लोग सीधे जो एंट्री पॉइंट है उस तरफ पहुंचे। और वहीं अगर भीड़ ज्यादा हो जाती है और टिकट काउंटर तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं तो पूछताछ के लिए यहाँ पर देखिए काउंटर बनाया गया है। हालांकि तो लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए देखिए एक टेंट रेलवे स्टेशन के बाहर यहाँ पर बड़ा सा बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर आराम कर सके, क्योंकि बैठ सके। क्योंकि हमने देखा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेन चलने से काफी पहले ही, ताकि भीड़ का सामना न करना पड़े, वो स्टेशन पर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए एक इंक्वायरी सेंटर बनाया गया है जहाँ पर आपको RPF की महिला जवान नजर आएगी कि अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए या पूछताछ करनी होती है तो वो
पूछताछ कर सके। इस वक्त हम हैं मुंबई के कुर्ला रेलवे टर्मिनस पे। ये वो टर्मिनस है जहां से कई सारी ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ जाती हैं। इस वक्त दिवाली और छठ पूजा की जो छुट्टियां हैं उसकी वजह से कई सारी ट्रेनें हैं वो जा रही हैं इस वक्त बिहार और यूपी की तरफ, और यही वजह है कि बहुत ज्यादा भीड़ है लोगों की। बहुत सारे लोग जिनके टिकट्स कंफर्म नहीं है वो भी वेट लिस्टेड टिकट पर ही क्योंकि जाते हैं। यही वजह है कि प्रशासन जो है अपनी तरीके से पूरे कोशिश कर रहा है कि अगर लोग बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं तो उनकी पूरी की पूरी कोशिश यही रहेगी कि कोई अनहोनी ना हो। रेल प्रशासन अपनी तरीके से कोशिश कर रहा है, वहीं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जीआरपी के भी लोग यहाँ पे तैनात हैं। वो कोशिश यही कर रहे हैं कि एक जगह पे भीड़ ज्यादा इकट्ठी ना हो, थोड़ी सी जो भीड़ है वो सुचारू तरीके से जब ट्रेन आए तो उसमें बैठ सके। लाइनें लगा दी गई हैं स्पेशली अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट्स में ताकि कुछ अनहोनी ना हो। चलिए अब आपको लिए चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, जहां पर निर्माणाधीन टनल में फंसे 40 मजदूरों को बचाने के लिए चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, जो अभी भी जारी है। और इस काम में 200 से ज्यादा लोगों की टीम दिन रात 40 जिंदगियों को बचाने में पूरी ताकत से जुटी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धंस रही है, जिसके कारण रेस्क्यू में लगातार दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीम ने टनल पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने का प्लान बनाया है, जिस पर अमल शुरू हो गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जल्द से जल्द सभी लोग सही सलामत बाहर निकल आएंगे। टनल में फंसी 40 जिंदगियां और इन जिंदगियों को बचाने में जुटी 200 से ज्यादा लोगों की रेस्क्यू टीम, जो बिना रुके बिना थके जिंदगी बचाने के मिशन में पिछले 50 घंटे से अधिक समय से जुटी हुई है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी धंसने से दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में राहत और बचाव के काम में जुटी इस टीम ने मजदूरों को निकालने के लिए एक नए प्लान पर काम शुरू कर दिया है। इस प्लान के तहत हाइड्रोलिक जैक और ऑगर ड्रिलिंग मशीन की मदद से 900 mm यानी कि 35 इंच के डायमीटर की इन टनल पाइप को टनल के अंदर डाला जाएगा, जिसके जरिए 40 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। आज तीसरे दिन भी लगातार जो वर्कर्स हैं वो अभी भी डेब्रिस के उस पार फंसे हुए हैं, उनको निकालने का कार्य जारी है। इसके साथ साथ प्रशासन ने एक नई मशीन जो कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन है, जो एक कटर के माध्यम से डेब्रिस को काटती है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और आपको दिखाते हैं कि जो 900 mm के पाइप प्रशासन द्वारा मंगाए गए, ये स्टील पाइप उन डेब्रिस के अंदर डाले जाएंगे, जो कि वर्कर्स को निकालने का, फंसे हुए श्रमिकों को निकालने का एक रास्ता बनेंगे। एक एक करके इन डेब्रिस को में काट के इन पाइप्स को डाला जाएगा और उसके बाद वर्कर जो हैं धीरे धीरे करके यहाँ आ सकेंगे। उसके पीछे आपको दिखाते हैं, ये वो एक्सकवेशन मशीन है जो काफी प्रयास कर रही थी सीमेंट को सॉलिडिफाई करने का और नीचे से डेब्रिस को काट के किसी तरीके से उसमें होल करके अंदर जाने के लिए रास्ता बना रही थी। पर क्योंकि बार बार मलबा गिर रहा है, इसकी वजह से कार्य में रुकावट आ रही है। टनल में फंसे 40 मजदूरों को खाने पीने और ऑक्सीजन की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पाइप के जरिए इन मजदूरों तक खाना और ऑक्सीजन लगातार पहुंचाया जा रहा है। खाना जा रहा अंदर पैक हो गया, हवा जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, इन मजदूरों के परिवार वालों की चिंता बढ़ने लगी है, जिसे देखते हुए इन मजदूरों के घर वालों को उनकी सलामती की सूचना बाकायदा प्रशासन की ओर से पहुंचाई जा रही है। ठीक है, तो आपको इसलिए कॉल किया जा रहा है कि वहाँ पे रेस्क्यू कार्य चल रहा है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप परेशान ना हो। हालांकि इसके बावजूद टनल में फंसे कुछ मजदूरों के घर वाले खोज खबर के लिए उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। प्रशासन की टीम ने इन परिवार वालों की बात मजदूरों से भी करवाई है, तब जाकर इनकी जान में जान आई। आपका कोई फंसा हुआ है यहाँ पर? जी, मेरे पापा है जिनका नाम गबर सिंह नेगी है, वो यहाँ की सुपरवाइजर है। और आज सुबह 8:30 बजे मेरी बात हुई उनसे, तो उन्होंने यही बोला कि हौसला दे रहा हूँ मैं सबको, और घर में ये बोलना कि
मैं यहाँ ठीक हूँ और यहाँ कंपनी बहुत जोरों शोरों से काम चल रही है, सभी काम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत आपने खुद बात की उनसे? जी मैंने पाइप के थ्रू? जी पाइप के थ्रू। कुशल हैं वो सब लोग? जी सब कुशल मंगल हैं। एक तरफ 40 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इन मजदूरों की सलामती के लिए पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। इन तमाम कोशिशों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से उम्मीद जताई है कि जल्दी ही सभी 40 मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। प्रभावित जो परिवार के परिजन हैं उन सबसे भी मैंने बात की है, जो श्रमिक भाई अंदर हैं उनके पारिवारिक जनों से भी बात हुई है। सभी वहाँ पर कुशल हैं और जो ह्यूम पाइप इत्यादि हैं टेक्निकल टीम उसको असेंबल्ड करने में लग गई है और जो भी समय लगेगा जल्दी से जल्दी जो है उनकी कुशलता से बाहर आ जाएं, इसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि अभी सभी सकुशल हैं और लगातार उनको भोजन सामग्री और पानी और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। सभी लोग लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से इस घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसने जांच भी शुरू कर दी है। यहाँ ये भी आपको बता दें कि ये टनल 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही है, जो कि हर मौसम में खुली रहेगी, यानी बर्फबारी के दौरान भी लोग इसमें आ जा सकेंगे। इसके बनने के बाद उत्तरकाशी से यमुनोत्री धाम के बीच की दूरी 26 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके अगले साल फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन अब इस हादसे के बाद इसमें और वक्त लग सकता है। उत्तरकाशी से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करते हैं दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े वायु प्रदूषण की। पिछले हफ्ते एक दिन की बारिश के बाद मिली राहत अब खत्म होने लगी है। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट फिर न मंडराए, इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही। वायु गुणवत्ता में गिरावट के बीच आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय से विशेष जल छिड़काव अभियान को हरी झंडी दिखाई और इसके तहत 100 से ज्यादा नए वाटर स्प्रिंकलर्स लगे हैं और ट्रकों को रवाना किया गया जो प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। साथ ही साथ पेड़ पौधों की धुलाई भी की जा रही है, जिससे पत्तियों पर जमा धूल साफ हो सके। राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है और स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, कई बड़े कदम उठाए हैं। इस समय दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐसी 100 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है जो दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में जाके, दिल्ली के अलग अलग वार्ड क्षेत्रों में जाके पानी का छिड़काव करेंगी। ये मशीनें जो हैं वो स्पेशली दिवाली के बाद खरीदी गई है। 100 ऐसी मशीनें हैं जो दिल्ली के अलग अलग जगहों पे जाके जहां धूल ज़्यादा है वहां पानी का छिड़काव करेंगी, सड़कों पे दिल्ली के पानी का छिड़काव करेंगे, जिससे जो धूल के कण हैं वो ना फैले और दिल्ली के प्रदूषण को थोड़ा कम किया जा सके। इससे पहले कृत्रिम वर्षा की भी बात चल रही थी, लेकिन कृत्रिम वर्षा से पहले अब दिल्ली सरकार ने इन मशीनों को खरीदा है, जिससे पॉल्यूशन में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मौजूद जानलेवा प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों में जलने वाली पराली ही सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसके इस हाल के लिए उसकी सड़कों पर रेंगने और दौड़ने वाले निजी वाहन भी कसूरवार है, जिनकी संख्या हर साल करीब 6% की दर से बढ़ती जा रही है। निजी वाहनों की संख्या अब तक 1,33 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिनमें दोपहिया वाहनों की संख्या करीब 80 लाख है। अगर हम रजिस्टर्ड 4 पहिया वाहनों की बात करें तो उनकी संख्या 35 लाख के पार जा चुकी है। डीजल वाहनों की संख्या अच्छी खासी है, जिसको बढ़ते प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है। और यही वजह है कि एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने पार्किंग स्पॉट्स पर गाड़ी खड़ी करने के लिए लगने वाले चार्ज को दोगुना कर दिया। यानी कि दिल्ली में धड़ल्ले से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के इस्तेमाल करने वाले लोगों की जेब पर बोझ अब बढ़ गया है। एनडीएमसी क्षेत्र में कुल 91 पार्किंग एरियाज हैं, जिनमें 41 पार्किंग स्पॉट्स का रखरखाव एनडीएमसी खुद देखती है, जबकि 50 पार्किंग स्पॉट्स की जिम्मेदारी दूसरी एजेंसियों को अलॉट की गई है। कार चालकों को अब 20 रुपए प्रति घंटे की जगह 40 रुपए प्रति घंटे पार्किंग चार्ज देना होगा। मोटरसाइकिल और स्कूटर इस्तेमाल करने वाले चालकों को 10 की जगह 20 रुपए प्रति घंटे चार्ज देना होगा। 4 घंटे से अधिक समय तक कार के लिए पार्किंग चार्ज
200 रुपए और दोपहिया के लिए 100 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। एनडीएमसी की तरफ से बढ़ा हुआ पार्किंग चार्ज 31 जनवरी 2024 तक लागू रहेगा। दिल्ली में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 लागू हो चुका है, जिसके तहत डीजल से चलने वाली मध्यम माल वाहनों और भारी माल वाहनों पर भी प्रतिबंध है। लेकिन फिर भी दिल्ली में एक्यूआई गंभीर श्रेणी में है और इसी को ध्यान में रखते हुए एनडीएमसी की तरफ से यह फैसला लिया गया। इसके अधिकारियों का मानना है कि पार्किंग चार्ज दोगुना होने से ज्यादा निजी वाहन चालक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रुख करेंगे और इससे उनके वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगेगी। हालांकि दिल्ली के लोग एनडीएमसी की तरफ से उठाए गए इस कदम से हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और घट रही वायु गुणवत्ता के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने पार्किंग रेट्स 2 गुना कर दिए। जो पार्किंग रेट्स 4 पहिया वाहनों के लिए पहले 20 रुपए प्रति घंटा होता था, वो बढ़कर 40 रुपए प्रति घंटा हो गया है और जो पार्किंग रेट पहले 2 पहिया वाहनों के लिए 10 रुपए प्रति घंटा होता था, वो बढ़कर 20 रुपए प्रति घंटा हो गया है। आपको बता दें कि सीएक्यूएम यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के निर्देश के बाद एनडीएमसी ने ये फैसला लोगों को निजी वाहन के इस्तेमाल करने के प्रति हतोत्साहित करने के लिए लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ही लोग यहाँ पर आते हैं तो एनडीएमसी के कर्मचारी उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं कि पार्किंग रेट्स जो हैं वो 2 गुना कर दिए गए हैं और ये पार्किंग रेट्स कल से ही लागू किए गए हैं और आज से उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कैसे यहाँ पर एनडीएमसी के जो कर्मचारी लोगों को बता रहे हैं। कोई बात नहीं है ना सर, क्योंकि ये अभी आज से हुआ है, कल से 20 रुपए बराबर ही थी, लेकिन आज से खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।